हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मिशन एक्सीलेंस एकेडमी इलाहाबाद में। मैं राजेश कुमार शर्मा आज आपको भौतिक विज्ञान की तीसरी जो चैप्टर है कक्षा 11 की जो तीसरा चैप्टर है आपका वेक्टर विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति। वेक्टर विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये जानेंगे। अब इसके पहले हम लोग बीमी विश्लेषण और त्रुटि विश्लेषण पढ़ा है। जिसको जो भी कोई दिक्कत हो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट में ज़रूर लिख दिया करें। बीमी विश्लेषण और त्रुटि विश्लेषण में हालांकि कुछ खास नहीं होता है, एक न्यूमेरिकल आना होता है। जिस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाता है मैं आपको वो बता दिया हूँ, और बीमी विश्लेषण में भी मैं आपको एक एक चीज़ें बता दिया हूँ। आप लोग क्वेश्चन करिए, जो ना समझ में आए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। लेकिन मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ तीसरा चैप्टर वेक्टर विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति। हाँ, एक चीज़ और है कि हम लोग को सबको जानकारी है कि हम लोगों का 30% कोर्स कम हुआ है। तो मैं आपको अगले वीडियो में थोड़ा सा चर्चा करेंगे 15 मिनट की कि क्या क्या कोर्स ख़त्म हुआ है। लेकिन ऐसा ख़त्म किया है उसको बिना पढ़े हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुल मिला के हमको ये जानना है कि हमको पूरा पढ़ना है। 30% भी जो छोड़ा गया वो भी हम पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अगर प्रतिरोधों के संयोजन की बात आ जाए और सवाल आ जाए उस पर, तो हम करेंगे कैसे भाई? श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन जब ये पढ़े ही नहीं रहेंगे, जानते ही नहीं रहेंगे, तो कैसे न्यूमेरिकल करेंगे। इसलिए बच्चों, हालांकि हम आपको बताएंगे कि क्या क्या ख़त्म हुआ, क्या क्या हटाया गया है और फिर भी हमको क्यों पढ़ना है। लेकिन आज हमारा टॉपिक है वेक्टर विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति। अब वेक्टर विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति में प्रक्षेप गति आप लोग जानते हैं कि प्रक्षेप का मतलब होता है कि फेंकना। कोई भी बॉल अगर हम फेंकते हैं तो वो इस तरह से एंगल बनाते हुए ऐसे गिर जाती है। दैट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड वेक्टर एनालिसिस मीन्स बीमी विश्लेषण। बीमी विश्लेषण में पढ़ेंगे हम लोग, तो हमने लिख भी दिया है वेक्टर विश्लेषण प्रक्षेप गति आपका तीसरा चैप्टर है, जिसमें सबसे पहले पढ़ते हैं सदिश राशियाँ क्या होती हैं, वेक्टर एनालिसिस क्या होता है, तो या वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं। इन राशियों को गणितीय नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा, भाग द्वारा हल नहीं किया जा सकता। इनको वेक्टर विधि द्वारा या वेक्टर योग के त्रिभुजों विधि द्वारा अथवा समांतर चतुर्भुज विधि द्वारा ही हम इनको हल करते हैं। अब सदिश राशियाँ के अंतर्गत कौन कौन सी भौतिक राशियाँ होती हैं हम जानते हैं। वेग, विस्थापन, बल, संवेग, घनत्व, ताप प्रवणता, वैद्युत क्षेत्र बहुत है, और बल आघूर्ण, ये सब इत्यादि और भी बहुत हैं। इनको भार, ये सब वैद्युत क्षेत्र जैसे, तो आपको क्या है ये सदिश राशि। 12th में पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। अभी तो हम जानते हैं कि भौतिक राशि है ये वैद्युत क्षेत्र, और कैसी राशि है, सदिश राशि है। ये जानते हैं वेग, विस्थापन, संवेग, बल आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र, ताप प्रवणता, ये सब आपके क्या हैं, सदिश राशियां हैं। तो वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। इन राशियों को गणितीय नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा अथवा भाग नहीं किया जा सकता। इनको केवल योग की त्रिभुज विधि अथवा वेक्टरों के योग की त्रिभुज विधि अथवा समांतर चतुर्भुज विधि से ही हम हल कर सकते हैं। क्लियर है? वेक्टर क्वांटिटीज फिर एनी फिजिकल क्वांटिटीज फाइंड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
सो दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर। तो अब हम पढ़ेंगे कि वेक्टर राशियाँ या सदिश राशियाँ क्या होती हैं। हमने अभी आपको डिफिनेशन बताई, ये लिखा भी है, वीडियो रोक के आप लोग नोट कर लीजिएगा, तब हम आगे बढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे सदिश राशियाँ क्या है। ओके, चलिए इसको फिर हम मिटा दे रहे हैं, मिटा दें। हम बात करते हैं किसकी, सदिश राशियों की। सदिश राशियाँ क्या है, सदिश की हो गई अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशियाँ स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ क्या होती हैं ये जानेंगे। अरे भाई हम जानते हैं अदिश और सदिश। अदिश अ मतलब हिंदी में नहीं, दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा का ज्ञान ही न हो वो क्या हो गया, अदिश। सदिश सही दिशा, जिसमें हमको दिशा का भी ज्ञान हो, किसके साथ साथ, परिमाण के साथ साथ, तो वो सदिश हो गया। अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ओनली फाइंड मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, देन दिस इज कॉल्ड इज स्केलर क्वांटिटीज। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं, वे राशियाँ क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कहा जाए कि मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, या कोई पूछे कि हमको कानपुर जाना है, बताइए कितनी दूर है, तो आप बता देंगे यहाँ से कानपुर 205 किलोमीटर है। आप बता के चले गए। अब फिर पूछा गया, अब वो व्यक्ति तो वहीं रह गया ना यार, ये तो वाक्य को अपने पूरा ही नहीं किया। अरे हम 205 किलोमीटर किधर जाएं, तो ये तो अदिश बता दिया, वो दिशा नहीं बताया। अब अगर वो ये कह देता कि सर आप यहाँ से 205 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर जाइए, तो आदमी समझ जाएगा कि हाँ यार 205 किलोमीटर दूर पश्चिम वाली गाड़ी पकड़ पश्चिम की ओर जाएंगे तो हमको कानपुर पहुँच जाएंगे। तो ये किसकी बात हुई, सदिश की। क्यों कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, वे राशियाँ सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो देखिए उसने परिमाण भी बताया कि 205 किलोमीटर और दिशा भी बताया कि पश्चिम की ओर। लेकिन ये जो अदिश राशि थी इसमें ये बता दिया कि मैग्नीट्यूड पता चल गया कि यार यहाँ से 205 किलोमीटर दूर जाएंगे कानपुर पहुँचेंगे। ये नेसेसरी नहीं है, निश्चित नहीं है कि हम 205, अगर हम उत्तर चले गए तो पहुँचेंगे, कभी नहीं पहुँच पाएंगे। पता चला कि जा रहे थे कानपुर, पहुँच गए हम लखनऊ ना, तो वो उसी तरह से हाल होगा। गाना जो आया है, जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, तो ऐसे उल्टा सीधा हो जाएगा। तो इसलिए हमको इसमें अदिशी, अदिश में केवल हमको दिशा नहीं, माने नहीं दिश माने दिशा, जिसमें केवल हमको दिशा का ज्ञान न हो, केवल क्या ज्ञान हो, परिमाण। तो वे भौतिक राशियाँ लिख दें, वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता, जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है,
दिशा की नहीं। दिशा की नहीं, वे राशियां क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती। वे राशियां क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, आयतन, ताप, दूरी, घनत्व, दाब, चाल, कार्य इत्यादि बहुत है। हाँ, इसको गणितीय नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा, भाग किया जा सकता है। इनको गणितीय नियमों द्वारा जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब कर सकते हैं। क्लियर है? और जैसे लिख देते हैं कि जैसे द्रव्यमान, समय, सब मूल मात्रक लिख दो। ताप, कार्य, दूरी, ये सब क्या हैं? आपके अदिश राशियां हैं। विद्युत धारा, क्लियर है? दाब, चाल, ऊर्जा, आवेश, सब क्या है? दाब, चाल, ऊर्जा, आवेश इत्यादि, ये सब आपके अदिश राशियाँ। घनत्व, ये सब क्या है? आपके अदिश राशियाँ होती हैं। अब कहा जाए अगर कि यदि किसी भौतिक राशि में दिशा है तो, यदि किसी भौतिक राशि में दिशा है तो उस भौतिक का सदिश होना जरूरी नहीं होता है। यदि ये भी जान लो कि यदि कोई भौतिक राशि में दिशा नहीं है, कि दिशा में है, यदि किसी भौतिक राशि में दिशा है तो उस भौतिक राशि का सदिश होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? ये हम आपको बताते हैं कि जैसे वैद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, फिर भी यह अदिश राशि है। क्यों? वैद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, फिर भी क्या है? ये अदिश राशि। क्यों है? क्योंकि वैद्युत धाराओं का योग के समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन नहीं करती। क्योंकि वैद्युत धाराओं का जो योग होता है, यह योग के समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन नहीं करती है। आप कह सकते हैं कि यदि किसी भौतिक राशि में दिशा है तो उस भौतिक राशि का सदिश होना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? यह भौतिक राशि अदिश भी हो सकती है। पूछेगा आदमी कैसे? अरे भाई, जैसे विद्युत धारा में परिमाण व दिशा दोनों होता है, फिर भी यह अदिश है। तो आप कैसे जाने ये अदिश है? तो आप बताएंगे कि क्योंकि वैद्युत धाराओं का जो योग होता है वो समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए वैद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि वेक्टर राशियों का निरूपण। वेक्टर राशियों का निरूपित कैसे करते हैं वेक्टर राशियों को? वेक्टर राशियों का निरूपण यानी सदिश राशियों का निरूपण। चाहे वेक्टर राशियां लिखिए, चाहे सदिश राशियां लिखिए। वेक्टर, सदिश, राशियों का निरूपण। सदिश राशियों का निरूपण। अरे भाई, सदिश राशियां क्या है?
परिभाषा हम लोग जान ही गए हैं। निरूपित कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि चाल और वेग दोनों को एस से प्रदर्शित कर रहे हैं, चाल को भी एस से ही प्रदर्शित कर रहे हैं, वेग को भी एस से ही प्रदर्शित, या वी से, सॉरी एस तो दूरी और विस्थापन हो गया, चाल वी, वेग भी वी। अब हमको कैसे पता कि कैसे निरूपित करें, कौन सा सदिश है कौन सा अदिश। ये तो जानते हैं कि चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, लेकिन अब हमको अगर केवल नोटेशन दिया गया कि चाल और वेग को हटा दो, अब आप किसको सदिश कहेंगे किसको अदिश कहेंगे? अब तो दोनों भी है ना। अब अगर हम कहें कि इसके ऊपर एक तीर लगा दिए, बाण, एरो, अब ये जिसके ऊपर लगा है वही क्या बन गया? सदिश बन गया। जिसके ऊपर ये लगा रहे इसी को बोलते हैं, ये वी है तो आपका ये वेक्टर भी है। वेक्टर लग गया ना। वेक्टर का मतलब होता है कि एक वेक्टर को एक तीर से प्रदर्शित करते हैं। तीर का जो पहला सिरा होता है उसको शीर्ष, और भाई शीर्ष सिरा, पहला सिरा को पूंछ, और इसको क्या बोलते हैं? या टेल, और ये क्या है? हेड है। ये आपका होता है टेल, टेल माने पूंछ ना, और ये क्या होता है आपका? हेड। ये होता है पिछला सिरा टेल, और आगे वाला शीर्ष सिरा क्या होता है? टेल होता है। ठीक है, तो इसको किसी भी वेक्टर राशि को एक बाण से निरूपित करते हैं। ठीक है, बाण की लंबाई उस राशि के परिमाण तथा इसकी नोक उस राशि की दिशा को व्यक्त करती है। ये जो होता है टेल जो होता है वो किसको? मैग्नीट्यूड, परिमाण को, और हेड जो है वो किसको? डायरेक्शन को, दिशा को प्रदर्शित करता है। जो पूंछ होता है वो परिमाण को, और जो हेड होता है वो दिशा को प्रदर्शित करता है। इसको वेक्टर से ही हम लोग डिनोट करते हैं कि यदि किसी वेक्टर राशि का परिमाण a है तो उस राशि को कैसे लिखेंगे? यदि किसी वेक्टर राशि का परिमाण क्या दे दिया गया? a, कह दिया गया कि यदि किसी वेक्टर राशि का परिमाण क्या है? a है, तब इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? वेक्टर। तीर बना दो, a के ऊपर हमको क्या बना देना है? एरो बना देना है। तो अब ये क्या हो गया? a सदिश हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे? वेक्टर a लिखेंगे। तो कुल मिला के सदिशों का निरूपण में हम लिखेंगे कि इसको एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं या बाण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बाण की लंबाई उस राशि के परिमाण को तथा इसकी नोक उस राशि की दिशा को व्यक्त करता है। ये जो लंबाई गई है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो किसको? परिमाण को। इसका जो ये शीर्ष है नोक वाला, ये किसको? दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए वेक्टर ए। यदि किसी भौतिक राशि के वेक्टर का परिमाण क्या दिया गया है? यदि किसी वेक्टर राशि का परिमाण a है तो उसको कैसे लिखेंगे? वेक्टर में लिखेंगे। क्लियर है? अब हम जानेंगे वेक्टर संबंधी कुछ परिभाषाएं क्या होती हैं, कि वेक्टर संबंधी कुछ परिभाषाएं क्या है वो हम जान लेते हैं। वेक्टर संबंधी कुछ परिभाषाएं। वेक्टर संबंधी कुछ परिभाषाएं। वेक्टर संबंधी कुछ परिभाषाएं क्या क्या ये जानेंगे हम लोग। तो वेक्टर संबंधी कुछ परिभाषाओं के अंतर्गत हमको कई चीज़ें जाननी हैं। जैसे पहला क्या होता है? समान वेक्टर, विपरीत वेक्टर, एकांक वेक्टर। क्या क्या होता है? समान वेक्टर, फिर होता है विपरीत वेक्टर,
फिर होता है एकांक वेक्टर, समान वेक्टर, विपरीत वेक्टर, एकांक वेक्टर। फिर उसके आगे और पढ़ते हैं हम लोग लंबकोणीय एकांक वेक्टर, लंबकोणीय एकांक वेक्टर और शून्य वेक्टर। इतना जानना है हमको कि समान वेक्टर क्या है, विपरीत वेक्टर क्या है, एकांक वेक्टर क्या है, लंबकोणीय एकांक वेक्टर क्या है और शून्य वेक्टर क्या है। वही वेक्टरों के संबंधी कुछ नियम हैं, उन नियम को भी जानना है हमको। फिर उसके बाद दो वेक्टरों के जोड़ने की विधि समझेंगे। तो पहले एक एक करके समझते हैं कि समान वेक्टर क्या होते हैं। कि ऐसे दो समांतर वेक्टर जिनके परिमाण व दिशा दोनों क्या हों, समान हों, दिशाएं क्या हों, एक ही हों। ऐसे दो समांतर वेक्टर जिनके परिमाण मतलब लंबाइयाँ और दिशाएं एक ही हों, वो क्या कहलाते हैं, समान वेक्टर कहलाते हैं। जैसे समान वेक्टर के लिए बात करें तो देखिए, ये मिटा के तो बताते हैं आपको। समान वेक्टर जैसे कहा गया कि ये दो तीर हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है। तो इनकी लंबाइयाँ भी समान हैं और एक ही दिशा में जा रही हैं। नोक दोनों का उधर है ना, क्यों है भाई, ये इस दिशा में जा रही है, इसकी लंबाई परिमाण होती है, ये दिशा होता है, इसकी लंबाई परिमाण है, ये दिशा है। और दोनों अगर समांतर हो गए और एक ही दिशा में जा रहे हैं, जिनकी लंबाइयाँ भी एक है और एक ही दिशा में जा रही हों, तो क्या कहलाएंगी, समान वेक्टर कहलाएंगी। अर्थात वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या होगा, बराबर होगा, समान होगा। क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी, ये क्या हो गए, समान वेक्टर हो गए। क्लियर हो गया। अब विपरीत वेक्टर कहिए या ऋणात्मक वेक्टर कहिए। दूसरा विपरीत वेक्टर, ये तो पहला था आपका। दूसरा विपरीत या विपरीत वेक्टर या ऋणात्मक वेक्टर। समान वेक्टर समझ गए ना, क्यों समान वेक्टर समझ गए कि ऐसे दो समांतर वेक्टर जिनके परिमाण का मतलब लंबाई तथा दिशा एक ही हो, वो समान वेक्टर हो कहलाते हैं। अब निरूपित कर दीजिए। देखिए, दो हैं, समांतर हैं, समांतर वेक्टर, समांतर का मतलब जानते हैं ना, एक दूसरे को कहीं काटे ना, इंटरसेक्ट ना करें। और वेक्टर ए इसका नाम दे दिए, वेक्टर बी इनका नाम दे दिए। इनका परिमाण यानी लंबाइयाँ, दोनों की लंबाइयाँ भी बराबर हैं और दिशा भी एक है, तो वो समान वेक्टर कहलाए। अब अगर विपरीत वेक्टर या ऋणात्मक वेक्टर की बात करें तो विपरीत वेक्टर या ऋणात्मक, ऐसे दो समांतर वेक्टर जिनके परिमाण तो समान हो लेकिन दिशाएं भिन्न हो। ऐसे दो समांतर वेक्टर जिनके ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। ऐसे दो समांतर वेक्टर जिनके परिमाण तो समान हो, लंबाइयाँ दोनों की क्या हो, समान हो, लेकिन दिशाएं क्या हो गई, भिन्न हो गई, विपरीत हो गई, तो ये वेक्टर क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक वेक्टर कहलाते हैं। अर्थात ये वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। समान वेक्टर में परिमाण भी समान है, दिशाएं एक थी, समान वेक्टर। इसमें परिमाण तो समान है लेकिन दिशाएं भिन्न हैं,
तो क्या हो गया आपका विपरीत वेक्टर या ऋणात्मक वेक्टर हो गया। फिर अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर के विषय में पढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा। एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर क्या है? वह वेक्टर जिसका परिमाण एक इकाई यानी एक यूनिट होती है, वह वेक्टर जिसका परिमाण एक यूनिट या एक इकाई होती है एकांक वेक्टर कहलाती है। क्लियर है? एकांक वेक्टर को कैप का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। एकांक वेक्टर को टोपी पहना देते हैं ऊपर, कैप का चिन्ह लगा के प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? देखिए हम यहाँ आपको दिखाते हैं एकांक वेक्टर के लिए। ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, एक्स वाई जेड। अगर ये आपका आई जे के, आई जे के, आई जे के नाम दे दिए इनका कि एक्स एक्सिस के लिए आई, वाई एक्सिस के लिए जे और जेड एक्सिस के लिए के। तो आई जे के हो गया। तो वह वेक्टर जिसका परिमाण एक इकाई होता है, एक वन यूनिट, वह वेक्टर जिसका परिमाण एक इकाई होता है एकांक वेक्टर कहलाता है। इसको वेक्टर के परिमाण के ऊपर कैप लगाकर, कैप का मतलब समझ रहे ना, ये कैप जिसको बोलते हैं टोपी, कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं इसको। वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के, ये क्या है? सब एकांक वेक्टर। यदि वेक्टर ए एक वेक्टर है जिसका परिमाण ए है, तो यदि यहाँ दिया जाए कि यदि वेक्टर ए क्या है? एक वेक्टर है जिसका परिमाण ए है। यदि ए एक वेक्टर है जिसका परिमाण ए है, तो वेक्टर ए की दिशा में एकांक वेक्टर क्या होगा? तो वेक्टर ए की दिशा में एकांक वेक्टर, वेक्टर ए की दिशा में एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर की बात की गई। एकांक वेक्टर को क्या कहते हैं? कैप ऑफ ए या कैप ए इक्वल वेक्टर ए अपान ए, सदिश वेक्टर बटे वेक्टर का परिमाण, वेक्टर ए या वेक्टर ए का परिमाण ये होता है। एकांक वेक्टर क्या है? वह वेक्टर जिसका परिमाण एक यूनिट या एक इकाई होता है एकांक वेक्टर कहलाता है। एकांक वेक्टर को हम कैप द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई भी भौतिक राशि का सदिश राशि है जिसको ए से डिनोट किया गया है, वेक्टर ए एक वेक्टर है जिसका परिमाण ए आया है, तो वेक्टर ए की दिशा में एकांक वेक्टर कैप ऑफ ए इक्वल वेक्टर ए अपान ए, जहाँ यह एक भौतिक की सदिश राशि है और यह उस सदिश राशि का क्या है? परिमाण है। ये तो है वेक्टर ए का एक वेक्टर परिमाण क्या है? ए। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा। लंब कोणीय एकांक वेक्टर, ये देखेंगे लंब कोणीय एकांक वेक्टर, यही फिगर देखना है हमको इस फिगर के लिए। लंब कोणीय एकांक वेक्टर इसी फिगर में समझना है। लंब कोणीय एकांक वेक्टर देखिए, लंब कोणीय एकांक वेक्टर उसी के लिए फिगर था, ये हमने पहले ही बना दिया था। लंब कोणीय एकांक वेक्टर, लंब कोणीय एकांक वेक्टर,
देखिए लंब कोणीय एकांक वेक्टर में देखिए एक्स वाई जेड आपके 3 एक्सिस हैं, तीनों एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं, और कोई न कोई कोण क्या कर रहे हैं, ये अंतरित कर रहे हैं। तो लंब कोणीय एकांक वेक्टर परस्पर लंबवत अक्षों क्रमशः कौन कौन से, परस्पर लंबवत अक्षों क्रमशः एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशाओं में एकांक वेक्टर आई जे के, कैप आई कैप जे कैप के लिखा हुआ है। परस्पर लंबवत अक्षों एक्स अक्षों, वाई अक्षों और जेड अक्षों में क्रमशः कैप आई कैप जे और कैप के लिखा गया है। इन्हें लंब कोणीय वेक्टर कहते हैं। कैसे लिखना है, परस्पर लंबवत अक्षों क्रमशः एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशाओं में एकांक वेक्टरों का कैप आई कैप जे और कैप के लिखा जाता है, वही हमारा लंब कोणीय एकांक वेक्टर कहलाता है। लिख देंगे आप लोग कि परस्पर लंबवत अक्षों क्रमशः एक्स अक्ष कामा वाई अक्ष कामा जेड अक्ष की दिशाओं में एकांक वेक्टरों को कैप आई कैप जे कैप के रूप में लिखा जाता है, वही हमारा लंब कोणीय एकांक वेक्टर कहलाता है। क्लियर है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं शून्य वेक्टर क्या है। शून्य वेक्टर वह वेक्टर जिसका परिमाण शून्य होता है, शून्य वेक्टर कहलाता है। वह वेक्टर जिसका परिमाण शून्य होता है, शून्य वेक्टर कहलाता है। क्लियर है। यदि दो वेक्टर ए और वेक्टर बी समान वेक्टर हैं, यदि दो वेक्टर ए व वेक्टर बी समान वेक्टर हैं, तो इनको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये शून्य, जीरो हो जाएगा ना। तो हमको बस केवल इतना ही लिखना है कि दो वेक्टरों का योग हो चाहे घटाना हो, उनको अगर हम एक साथ समान वेक्टरों में परस्पर जोड़ेंगे तो वह क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। वही हमारा शून्य वेक्टर कहलाता है। तो बच्चों आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। कल या नेक्स्ट टर्न पर आपको इसी के आगे वेक्टरों के योग का जोड़ने की विधि या वेक्टरों के योग के संयोग की विधि और घटाने की विधि को हम बताएंगे। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।